हेलो दोस्तों, मैं आरपी सिंह। पिछली क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे बालक के मानसिक विकास से संबंधित पक्ष पर। वहाँ हमने जाना था कि बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसका बायोलॉजिकल पार्ट, उसका मस्तिष्क विकसित होता है और उसके मस्तिष्क के साथ साथ उसकी मानसिक क्षमताएं भी विकसित होती रहती है। इन मानसिक क्षमताओं और योग्यताओं के विकास को हमने मानसिक विकास कहा था दोस्तों। अर्थात ऐसे सारे अमूर्त संप्रत्य, इस तरह की अमूर्त क्षमताएं जो प्रत्यक्ष दिखाई तो नहीं देती हैं, लेकिन व्यक्ति के कार्यों में, व्यक्ति के व्यवहार में, बालक के विकसित हो रहे या बदल रहे व्यवहार के साथ प्रदर्शित होती है। मानसिक विकास उन सबको कहा जाता है। हमने मानसिक विकास के पक्ष को समझा, किस प्रकार बालक के छोटे से बड़े होने के दौरान बालक में जो मानसिक विकास होता है उसमें वो चीज़ों को सीखता है, भाषाई विकास होता है। उन सारी बातों को हमने शॉर्ट में जानने की कोशिश की। दोस्तों, आज उसी के साथ एक जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट का आयाम है संज्ञानात्मक विकास। मानसिक विकास एक बड़ा पार्ट है। मानसिक विकास का ही एक बड़े पार्ट में से एक छोटा हिस्सा है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास मानसिक विकास के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? बालक के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित मानसिक विकास जो होता है उसे संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है दोस्तों। तो बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, बड़े होने के साथ साथ उसमें ज्ञानात्मक पक्ष में भी वृद्धि होती है, ज्ञानात्मक पक्ष का भी विकास होता है और बालक में सीखने की क्षमताएं भी लगातार बढ़ती जाती है। इन लगातार बढ़ती हुई सीखने की क्षमताओं, लगातार उसमें होने वाले बौद्धिक विकास या ज्ञानात्मक पक्ष के विकास को हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। यह मानसिक विकास के साथ जुड़ा होता है, दोनों साथ में चलते रहते हैं फ्रेंड्स। तो संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो बालक के विकास के साथ लगातार आगे बढ़ता रहता है, इस पर एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने काफी काम किया और उनका नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने बालक के मानसिक विकास के साथ बालक के ज्ञानात्मक पक्ष पर बल दिया तथा बालक के संज्ञानात्मक विकास को उन्होंने बहुत डिटेल से व्याख्या की और एक सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। दोस्तों, जीन पियाजे ने क्योंकि बालक के संज्ञानात्मक विकास को स्पष्ट किया, मानसिक विकास के साथ जोड़ के उसको समझाने की कोशिश की, इसीलिए उन्हें विकासात्मक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। एक और बात, जीन पियाजे ने विकासात्मक मनोविज्ञान की शाखा भी स्थापित की मनोविज्ञान की शाखा के रूप में। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कौन हो जाएंगे? जीन पियाजे हो जाएंगे दोस्तों। और ये जो जीन पियाजे हैं ये स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। स्विस साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे ने बालकों के मानसिक विकास के साथ संज्ञानात्मक विकास को लगातार आगे विकसित होना बताया और इस संपूर्ण विकास को उन्होंने बालक की उम्र के साथ जोड़कर समझाने की कोशिश की। पियाजे का कहना है कि जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, बालक की उम्र बढ़ती रहती है, उसके साथ साथ उसका मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास भी लगातार बढ़ता रहता है। और इस लगातार बढ़ते हुए मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास को उन्होंने 4 अवस्थाओं के माध्यम से प्रतिपादित किया। ये जो चारों अवस्थाएं होती हैं दोस्तों, इन चारों अवस्थाओं के साथ जो उम्र लिखी होती है, जिन एज के साथ इनको बाइंड अप किया गया है, वो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन क्रम इन अवस्थाओं का वही रहता है जो जीन पियाजे ने स्थापित किया है। अर्थात बालक का कहीं भी विकास हो, किसी भी जगह बालक विकसित हो रहा हो, उसमें जो संज्ञान का विकास होगा वो इसी क्रम में होगा जिस क्रम में जीन पियाजे ने बताने की कोशिश की है। एक और चीज, जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, सिद्धांत हैं, इस सिद्धांत में बालक में जो बदलाव आ रहे होते हैं यह उसके संज्ञान की क्षमताओं से संबंधित होते हैं, ना कि बालक के संज्ञान में निहित ज्ञान से, जानकारियों से या आंकड़ों से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं मेरी बात को कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के साथ जीन पियाजे ने जो परिवर्तन बताने की कोशिश की है, जो उन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास को स्पष्ट किया है, यह बढ़ता हुआ जो व्यवहार होता है, बढ़ती हुई जो क्षमताएं होती हैं, यह परिवर्तन बालक की मानसिक क्षमताओं से जुड़ा होता है, संज्ञानात्मक क्षमताओं से जुड़ा होता है, ना कि उसमें निहित कंटेंट से, सूचनाओं से, जानकारियों से या फिर आंकड़ों से। पहली चीज। दूसरी चीज, बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके कार्य क्षमताओं में बदलाव आता जाता है। जैसे जिस लेवल से हम सीख रहे हैं, क्या इसी लेवल से
छोटा बच्चा भी सीख सकता है? या फिर 2 साल का बच्चा जिस तरीके से सीखता है, क्या 8 साल का बच्चा भी उसी तरीके से सीखता है? क्या 15 साल का बच्चा भी उसी तरीके से सीखता है? तो 2 साल के बच्चे का सीखने का तरीका थोड़ा अलग, 8 साल के बच्चे के सीखने का तरीका थोड़ा अलग, और 15 साल के बच्चे के सीखने का तरीका थोड़ा अलग, और हम प्रौढ़ों के सीखने का तरीका थोड़ा अलग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, सीखने के तरीके या संज्ञान को धारण करने के तरीके बदल रहे हैं। ये तरीके बदलने के पीछे कारण है हम सबकी बढ़ती हुई मानसिक क्षमताएं। जितनी मानसिक क्षमताएं, संज्ञानात्मक क्षमताएं बालक के 2 साल की उम्र में होती हैं, ये बढ़ती हैं, और जब ये 8 साल का हो जाता है तो ये संज्ञानात्मक क्षमताएं और उच्च श्रेणी में हो जाती हैं। क्योंकि संज्ञानात्मक क्षमताएं उच्च श्रेणी में हो गई, थोड़ी और आगे डेवलप हो गई, थोड़ी परिपक्वता आ गई, इसलिए बालक के सीखने का तरीका जो 2 साल में था थोड़ा और उच्च लेवल का हो गया। यही बालक जब 15 वर्ष का हो गया तो इसकी जो संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, ये उच्च हो गई, परिपक्व हो गई। अब बालक के सीखने का तरीका भी थोड़ा और उच्च लेवल पर हो गया और परिपक्व हो गया। तो जैसे जैसे बालक की अवस्थाएं आगे बढ़ती रहती हैं, अर्थात उसकी आयु आगे बढ़ती रहती है, वैसे वैसे संज्ञानात्मक क्षमताएं उच्च स्तरीय होती चली जाती हैं। और इन उच्च स्तरीय होती हुई अवस्थाओं के कारण बालक में जो सीखने की प्रवृत्तियां होती हैं, सीखने के तरीके होते हैं, सीखने की जो टेंडेंसीज होती हैं, ये भी बदलती रहती हैं और उच्च स्तर की ओर जाती रहती है दोस्तों। तो इस प्रकार हम सब कैसे सीखते हैं, छोटा बच्चा कैसे सीखता है, लगातार आयु बढ़ने के साथ ये चीज़ें कैसे बदलती रहती हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की ओर। संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास की पहली विशेषता है कि यह संज्ञान से संबंधित होता है, संज्ञान से संबंधित होता है, या फिर यह ज्ञानात्मक पक्ष होता है। कौन सा पक्ष होता है? ज्ञानात्मक पक्ष होता है। किसका ज्ञानात्मक पक्ष होता है? मानसिक विकास का ज्ञानात्मक पक्ष होता है। तो बालक का जो मानसिक विकास होता है, उस मानसिक विकास का ज्ञानात्मक पक्ष क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक, या फिर संज्ञान क्या कहलाता है? इसी का दूसरा पक्ष जो सीखने से संबंधित होता है दोस्तों। संज्ञान या ज्ञानात्मक पक्ष किसका होता है? मानसिक विकास का ही पक्ष होता है। और इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध होता है सीखने के साथ। सीखने के साथ इसका संबंध होता है। एक बालक छोटे से बड़े होने के दौरान किस प्रकार सीखता है, इससे संबंधित जो विकास होता है उसे कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास। यह सीखना जो है, यह बालक की स्वयं की क्रियाओं पर डिपेंड करता है। किसके द्वारा होता है? बालक स्वयं की क्रियाओं व क्षमताओं के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है? स्वयं की क्रियाओं व क्षमताओं के द्वारा सीखता है। क्षमताओं का मतलब कौन सी क्षमताएं? क्षमताओं का मतलब वह मानसिक क्षमताएं जो बालक के सीखने में उसकी मदद कर रही हैं। इन मानसिक क्षमताओं के साथ बालक वातावरण के साथ अंतः क्रियाएं करता है, और वातावरण के साथ होने वाली अंतः क्रियाएं या फिर बाहरी उद्दीपकों के साथ होने वाली अंतः क्रियाएं तथा क्षमताएं, दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसका परिणाम होता है बालक में सीखना। तो फिर संज्ञानवादी जो है वो क्या कहते हैं कि बालक जैसे जैसे बड़ा होता है, उसके बड़े होने के साथ साथ उसकी मानसिक क्षमताएं, संज्ञानात्मक क्षमताएं और उच्च स्तर की ओर जाती रहती हैं, जिसके कारण बालक सीखता है। ऐसा किसका मानना है? संज्ञानवादी विचारधारा वाले व्यक्तियों का मानना है, या फिर जीन पियाजे का मानना है। तो दोस्तों बालक के बड़े होने के साथ साथ उसकी मानसिक क्षमताओं का विकास होता है और जिससे बालक सीखता है। इन सारी चीजों को हमें बताया किसने? किसने कहा इसके बारे में? तो फिर इन सबके ऊपर काम करने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे, जीन पियाजे स्विस मनोवैज्ञानिक हैं।
जीन पियाजे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं, तो हम कहेंगे ये स्विस मनोवैज्ञानिक हैं। दूसरी बात, इन्होंने संज्ञान का सिद्धांत दिया, इसलिए संज्ञानवाद के जनक इनको कहा जाता है, संज्ञानवाद के जनक इनको कहा जाएगा। दूसरा, इन्हें विकासात्मक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक, या फिर यूं कहें कि मनोविज्ञान की विकासात्मक शाखा के जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। दोस्तों, जीन पियाजे ने कहा कि बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें लगातार परिवर्तन आते रहते हैं और इन परिवर्तनों के कारण उसमें संज्ञान का विकास होता है। तो इस प्रकार इन्होंने संज्ञान के विकास को लेकर 4 अवस्थाएं प्रतिपादित की। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं प्रतिपादित की, और इन 4 अवस्थाओं से संबंधित जो सिद्धांत दिया उसे कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे का सिद्धांत कौन सा हो गया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कोग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की कोग्निटिव थ्योरी इन्होंने दी। इस कोग्निटिव थ्योरी में या संज्ञानात्मक विकास में इन्होंने 4 अवस्थाएं प्रतिपादित की। दोस्तों, कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं। उन 4 अवस्थाओं की बात करें तो इन 4 अवस्थाओं में पहली अवस्था का नाम है संवेदी पेशी अवस्था। पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी पेशी अवस्था जो है यह बालक के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक मानी गई है। तो यूं कहें हम, बालक के जन्म से 2 वर्ष तक की जो पहली अवस्था जीन पियाजे के अनुसार है वो है संवेदी पेशी अवस्था। देखिए सर, यहाँ पर बालक के विकास की पहली अवस्था का नाम जो है उसी से इसका अर्थ थोड़ा प्रकट हो रहा है। संवेदी पेशीय, संवेदी का मतलब जो संवेदनाओं से संबंधित होती हैं, संवेदनाओं से जुड़ी होती हैं। और संवेदना क्या है? पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था। संवेदना का मतलब होता है सेंसेशंस, सेंसेशंस से बना है सेंसरी, और मोटर होता है सेंसरी मोटर, मतलब सेंसेस के द्वारा गति करने वाली अवस्था। तो ऐसी अवस्था जिसमें बालक के संज्ञान में जो कुछ भी निर्माण होता है, बालक के कोग्निटिव में जो भी डेवलपमेंट होता है वो किसके माध्यम से होता है? सेंसेशंस के माध्यम से होता है, सेंसेस के माध्यम से होता है, इसीलिए सेंसरी मोटर डेवलपमेंट इसको कहा जाता है। इधर हिंदी की बात करें तो संवेदी पेशीय, क्योंकि संवेदनाओं के माध्यम से होता है इसलिए संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक जन्म लेते ही अपने आसपास के बारे में, आसपास की चीज़ों के बारे में जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, जो भी जानकारी उसके मस्तिष्क तक पहुंचती है, जिस भी लेवल पर उसका संज्ञान विकसित होता है, उसका माध्यम केवल और केवल ज्ञानेंद्रियां होती हैं, सेंसेस होते हैं। सेंसेस के अलावा अन्य किसी भी तरीके से बालक अभी यहाँ पर नई जानकारियों को हासिल नहीं कर पाता है, उसके संज्ञान में इतनी क्षमता अभी बन नहीं पाती है। हमने पीछे पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने बाल विकास की अवस्थाएं जब पढ़ रहे थे तो बाल विकास की अवस्थाओं में दूसरी अवस्था थी शेषावस्था। शेषावस्था में मैंने आपको बताया था कि यहां पर बालक में चखने और सूंघने संबंधी क्षमता का, इन इंद्रियों की क्षमताओं का सर्वाधिक विकास हो जाता है शुरुआती 2 सप्ताह में ही। तो बालक में पहले 2 सप्ताह में ही इन 2 ज्ञानेंद्रियों का सर्वाधिक विकास होता है और धीरे धीरे अन्य ज्ञानेंद्रियों का विकास भी उसका होने लगता है। तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बालक जो भी जानकारियां, जो भी ज्ञान, जो भी संवेदनाएं
बाहर से प्राप्त करता है उन सब का माध्यम केवल ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इसलिए इस अवस्था को संवेदनाओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था भी कहा जाता है फ्रेंड्स। दूसरी अवस्था की बात करें तो बालक थोड़ा और बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद बालक अगली अवस्था में प्रवेश करता है और जीन पियाजे के अनुसार उस अवस्था का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज शुरू होती है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक इस अवस्था को जीन पियाजे ने माना है। यहां पर जीन पियाजे का कहना यह है कि बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है, 2 साल से आगे चला जाता है, तो अब इसकी ज्ञानेंद्रियों का विकास तो हो ही गया है। ज्ञानेंद्रिय से जो सूचनाएं प्राप्त करता है, संवेदनाएं जो पहुंचती है, वो तो क्षमता इसमें बन ही गई है। इसके साथ साथ धीरे धीरे क्षमताओं में थोड़ी और प्रगति होती है और परिपक्वता आती है मानसिक क्षमताओं में, और बालक अब ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ कुछ अन्य चीजों से भी सीखना शुरू कर देता है। जैसे बालक मूर्त जो वस्तुएं होती हैं, इन मूर्त वस्तुओं के साथ थोड़ा थोड़ा कनेक्शन बनाने लगता है, लेकिन यह कनेक्शन कैसा होता है? यह कनेक्शन केवल स्वयं तक सीमित होता है। बालक अपने आप में ही सारी चीजों को मानता है, अपने अनुसार ही सारी चीजों को स्वीकार करता है। तो यह जो बालक के मस्तिष्क में ऑपरेशन होता है, संक्रिया होती है, उससे पूर्व की अवस्था है। अर्थात बालक में बिना वस्तु के, बिना उद्दीपक के स्वतंत्र रूप से अभी संक्रियाएं नहीं हो रही हैं। संक्रियाएं केवल सामने की चीजों के साथ जुड़ी हुई हैं, संवेदनाओं के साथ जुड़ी हुई हैं और स्वयं के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए इसे कहा जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 साल से लेकर 7 साल तक की होती है फ्रेंड्स। आगे चलें, पियाजे के अनुसार तीसरी अवस्था, तो तीसरी अवस्था का नाम होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था है यहां पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कई बार इसको कहा जाता है। और यह अवस्था होती है दोस्तों 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था की इस अवस्था को जीन पियाजे ने 7 से लेकर 11 वर्ष तक माना है, और यहां पर बालक में मूर्त वस्तुओं के साथ संक्रियाएं बनाने की क्षमता आ जाती हैं। बालक जो कुछ भी सीखता है वो अपने सामने प्रत्यक्ष रखी हुई वस्तुओं के माध्यम से, प्रत्यक्ष उद्दीपक जो उसके सामने मौजूद है उनके माध्यम से सीखना शुरू कर देता है। उसके बाद और जब बालक बड़ा हो जाता है तो अगली अवस्था में प्रवेश करता है, और उसे जीन पियाजे ने कहा है चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी इसको कहा जाता है फ्रेंड्स। जब बालक और बड़ा हो जाता है, बड़े होने का मतलब यह 11 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक का या 11 वर्ष से अधिक की आयु का हो जाता है, तो बालक में क्या हो जाता है? औपचारिक संक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, अमूर्त संक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। अमूर्त संक्रियाओं का मतलब क्या हो गया कि बालक पहले तो मूर्त वस्तुओं के साथ ही संक्रियाएं बना रहा था, मूर्त वस्तु के ऊपर ही विचार बन रहे थे बालक में, लेकिन अब उसके सामने कोई वस्तु नहीं भी है
तो भी उसके बारे में विचार बना लेता है, उसके बारे में वो सीख लेता है, उसके बारे में संज्ञान का निर्माण कर लेता है। इस अवस्था को कहा जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑपरेशनल, कौन सा ऑपरेशनल? फॉर्मल ऑपरेशनल या फिर एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। यह संज्ञानात्मक विकास की उच्च अवस्था है जहां पर बालक की सभी संज्ञानात्मक क्षमताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। उसमें तर्क वितर्क, चिंतन मनन और अमूर्त चिंतन की क्षमताएं विकसित होने लग जाती हैं। बालक समस्याओं का समाधान करना सीख जाता है। ऐसे प्रश्नों के बारे में, समस्याओं के बारे में भी वो चिंतन मनन करने लगता है जो प्रत्यक्ष में उसके सामने प्रकट नहीं है या मौजूद नहीं है। तो यूं कहें कि संज्ञानात्मक लेवल का जो उच्च लेवल होता है, हाई लेवल होता है, टॉप लेवल होता है, वो जीन पियाजे के अनुसार चौथी अवस्था जिसे कहा जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार इन चारों अवस्थाओं के माध्यम से एक बालक लगातार बड़े होने के साथ साथ अपने संज्ञान का विकास करता रहता है। अब यहां दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज, इन अवस्थाओं का क्रम कभी भी नहीं बदलेगा। इसमें लिखित एज जो है वो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है क्योंकि बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हो सकता है एक बालक जिसमें संवेदी पेशी अवस्था जल्दी खत्म हो सकती हैं और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वाली क्षमताएं पहले आ सकती हैं। इसकी तुलना में दूसरा बालक जो है, भले ही हम उम्र है लेकिन उसके साथ जो गतिविधियां हो रही हैं वो अभी भी संवेदी पेशी अवस्था वाली ही प्रकट हो रही है व्यवहार में। तो प्रत्येक बालक में थोड़ा बहुत उम्र का अंतर आगे पीछे आ सकता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण, लेकिन प्रत्येक बालक में सीखने का, संज्ञान विकसित होने का जो क्रम है वो यही रहेगा दोस्तों। हर बालक इसी क्रम में सीखेगा। सबसे पहले ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से सीखेगा, फिर उसमें संक्रिय नहीं होकर वो शरीर के साथ चीजों के द्वारा, अनुकरण के द्वारा सीखेगा। थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो मूर्त संक्रियाओं के द्वारा, मूर्त वस्तुओं के द्वारा सीखेगा। और जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा तो वह मूर्त चीजें नहीं है फिर भी वह सीखना शुरू कर देगा। दूसरी चीज यह है यहां पर कि चारों अवस्थाओं के क्रम के दौरान सीखने की क्षमताओं में बदलाव आ रहा है, सीखने के लेवल्स में बदलाव आ रहा है। पहले छोटे लेवल पे सीखता है, फिर और उच्च से उच्च लेवल बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन बालक में जो आंकड़े हैं, सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं, डाटाज हैं, वो बढ़े ऐसा जरूरी नहीं है। फर्क कहां आएगा? एक ही काम को करने का जो तरीका है उस तरीके में बदलाव आएगा। एक काम को अगर ये पहली अवस्था वाला बालक करता है, उस काम को करने का तरीका अलग होगा, दूसरे वाले का तरीका थोड़ा और उच्च स्तरीय होगा, तीसरे वाले का और उच्च स्तरीय होगा और चौथे वाले का तरीका सबसे उच्च स्तरीय होगा। तो हर बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, इन चारों अवस्थाओं की माध्यम से उसका संज्ञानात्मक विकास आगे बढ़ता चला जाता है फ्रेंड्स। तो हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया इसके इंट्रोडक्शन को लेके कि कैसे चारों अवस्थाएं काम करती हैं। अब इन चारों अवस्थाओं में बालक में कौन कौन से गुण, कौन कौन सी विशेषताएं, कौन कौन सी क्षमताएं जो पर्टिकुलर अवस्था में ही प्रकट होती हैं, जिन्हें उस अवस्था के साथ जोड़ा गया है या फिर उस तरह के व्यवहारों के कारण उस अवस्था को निर्धारित किया गया है। तो इन सारी विशेषताओं को, क्षमताओं को, गुणों को जो बालक के व्यवहार में प्रकट होते हैं और पर्टिकुलर आयु के साथ ही वह सारे बनते हैं व्यवहार में, उन्हें हम डिटेल से समझते हैं इन चारों अवस्थाओं की विशेषताओं के साथ। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। प्रवर्तक जीन पियाजे हैं, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। पीछे मैंने आपसे बताया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। पियाजे के अनुसार बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, संज्ञान को लेकर, मानसिक विकास को लेकर, बच्चे के सीखने को लेकर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के, अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग विचार हैं। व्यवहारवादी कुछ अलग तरीके से सीखने की बात करते हैं, संरचनावादी कुछ अलग तरीके से बात करते हैं, संज्ञानवादी कुछ अलग तरीके से बात करते हैं। तो दोस्तों, यहां ध्यान रखने की बात है कि यह जो सिद्धांत है जीन पियाजे का है और जीन पियाजे संज्ञानवादी है। संज्ञानवादी विचारधारा क्या कहती है, कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या कहता है सीखने को लेकर, कि बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें क्षमताओं का विकास होता है और उन क्षमताओं के साथ वह बाहरी चीजों के साथ इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रियाएं करता है और अंतःक्रियाएं करने के कारण बालक में संज्ञान का निर्माण होता है। तो अंतःक्रियाएं कब होगी? जब बालक सक्रिय होगा।
अगर सक्रिय नहीं होगा संसार की चीजों के साथ, गतिविधियों के साथ, बाहरी परिवेश के साथ, उद्दीपकों के साथ, तो बालक में संज्ञान का निर्माण नहीं होगा। ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा मानते हैं जीन पियाजे या फिर संज्ञानवादी विचारधारा। ऐसा नहीं है कि बालक घर में है और घर में सोता रहता है, खाता है, सोता है, कुछ भी नहीं करता और उसमें पता लगा 15 साल बाद अमूर्त चिंतन विकसित हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। यह सब कब होगा? लगातार जब वह सक्रिय गतिविधियां करता रहेगा, वातावरण के साथ अपने आप को विकसित होने के मौके प्रदान करता रहेगा। अगले बिंदु की ओर आते हैं। पियाजे के अनुसार शिशुअवस्था से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों का मन विचारों की अवस्थाओं की एक श्रृंखला से गुजरता है। किससे गुजरता है? विचारों की अवस्थाओं की श्रृंखला से गुजरता है। मैंने पीछे आपको समझाया कि जब बालक छोटा होता है तो उसके विचार अलग तरीके के होते हैं, थोड़ा बड़ा होने पे विचार थोड़े और उच्च स्तरीय हो जाते हैं, थोड़ा बड़ा होने पर और उच्च स्तरीय हो जाते हैं, प्लस इन विचारों के विषय भी बदलते रहते हैं, इन विचारों के माध्यम भी बदलते रहते हैं। तो विचारों के विषय, विचारों के माध्यम, विचारों का स्तर लगातार बदलता रहता है और यह लगातार बदलता जो स्तर है विचारों का, यह क्या करता है? इन अवस्थाओं के माध्यम से गुजरता है। किससे गुजरता है? अवस्थाओं के माध्यम से गुजरता है और एक श्रृंखला सी है। श्रृंखला शब्द यहां क्यों इस्तेमाल किया पियाजे ने? कि यहां पर जो चीज जहां है वो वहीं रहेगी, वो आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं होती है। कैसे? विचारों की श्रृंखला अगर बालक में मूर्त रूप से विचार बन रहे हैं तो उस पर्टिकुलर आयु में मूर्त रूप से ही विचार बनेंगे, अमूर्त विचार वहां पर बालक में नहीं आएंगे। इस श्रृंखला में जब और बड़ा होगा, अमूर्त विचार आने शुरू होंगे, तब अमूर्त विचार आएंगे। तो एक श्रृंखला के रूप में बालक लगातार विचारों के साथ गुजरता है, शिशुअवस्था से लेकर किशोरावस्था तक, परिपक्व अवस्था तक। अब यहां याद रखिए, हम किशोरावस्था की ही बात क्यों कर रहे हैं, परिपक्व अवस्था की ही बात क्यों कर रहे हैं? पिछले मानसिक विकास के सेशन में मैंने आपके साथ चर्चा की थी दोस्तों कि एक बालक का जो मानसिक विकास होता है वो उच्च स्तर पर 14-15 वर्ष की आयु तक पहुंच चुका होता है। अर्थात किशोरावस्था में जो बालक होता है वो उच्च मानसिक स्तर को प्राप्त कर लेता है, उसके संज्ञान का लगभग पूर्ण विकास हो चुका होता है। इसीलिए किशोरावस्था तक की यहां पर बात की है। आगे चलते हैं। पियाजे ने मानव विकास के ज्ञानात्मक पक्ष पर सर्वाधिक बल दिया। कौन से पक्ष पर? ज्ञानात्मक पक्ष पर। कई बार पूछा गया है। मानसिक विकास एक बड़ा कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट का एक पार्ट है ज्ञानात्मक विकास, जो सीखने से संबंधित होता है, बौद्धिक कार्यों से संबंधित होता है, संज्ञान से संबंधित होता है, उसे ज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष भी कहा जाता है। और इस पर बल देने के साथ क्या किया? मानसिक विकास की 4 अवस्थाएं प्रतिपादित की, या संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं प्रतिपादित की। आगे चलते हैं अवस्थाओं की ओर। तो दोस्तों पहली अवस्था है इंद्रिय जनित अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था। इंद्रिय जनित का मतलब यहां ज्ञानेंद्रियों से है, ज्ञानेंद्रियों से बनने वाली अवस्था या ज्ञान का आधार ज्ञानेंद्रियां होती है, वह वाली अवस्था। संवेदी पेशी है, संवेदनाओं के माध्यम से, सेंसरी मोटर स्टेज। अवधि कौन सी है? 0 से लेके 2 वर्ष। 0 का मतलब यहां पर जन्म है, जन्म से लेके 2 वर्ष। जन्म पूर्व भी बालक में विकास होता है, मानसिक विकास भी होता है, लेकिन संज्ञानात्मक विकास की वहां पुष्टियां नहीं हो पाती हैं। क्यों नहीं हो पाती हैं? क्योंकि उसका प्रत्यक्ष व्यवहार हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन मानसिक विकास जीवन प्रारंभ करने से ही शुरू हो जाता है। तो 0 से लेके 2 वर्ष। संवेदी पेशी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। किसके साथ? संवेदी पेशी मतलब ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होने वाले जो अनुभव हैं, संवेदनाएं हैं, उनके द्वारा शारीरिक क्रियाओं को जोड़ता है। बात समझ में आई? ज्ञानेंद्रियों से जो संवेदनाएं बालक को मिली, उनके आधार पर शारीरिक क्रियाओं को वो गति प्रदान करता है। जैसे बहुत छोटा बच्चा है, बहुत छोटे बच्चे को माँ दूध पिला रही है, स्तनपान कर रहा है वो, इसी दौरान माँ क्या करती है कि प्लास्टिक का निप्पल उसके मुंह में दे देती है और खुद पीछे हट जाती है। ऐसा करने पर बालक तुरंत वो भी पीछे हट जाता है, वो समझ जाता है कि यहाँ पर मेरे साथ चीटिंग हो गई है। सामान्यतया हर बालक के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्टली बालक समझ जाता है, वो हट जाता है, बोले मेरे साथ चीटिंग हो गई है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बालक के टेस्ट में अंतर आ गया, स्वाद में अंतर आ गया। और स्वाद के अंतर का पता कैसे चला उसको? संवेदनाओं के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, स्वादेंद्रिय के माध्यम से पता लगा। और जो ही उसको पता लगा तुरंत वो पीछे हट गया। अर्थात संवेदी
अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ कोऑर्डिनेशन बनाता है। कोऑर्डिनेशन बना के नहीं बना, समन्वय हुआ कि नहीं हुआ, इस प्रकार वह संसार का अन्वेषण करता है, संसार में निहित चीजों को, गतिविधियों को वो देखता है, उनके बारे में जानकारी करता है या उसको सीखता है। सीधी बात अन्वेषण की यहां पर क्या है, सीखता है, संज्ञान के साथ उनका निर्माण करता है। अगली विशेषता की ओर चलते हैं। इस अवस्था में बालक किसी भी विषय को अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है, इसीलिए इसको संवेदी पेशी भी कहते हैं, इंद्रिय जनित भी कहते हैं, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीख रहा है। बालक सुनकर, देखकर, सूंघकर, स्पर्श के द्वारा एवं स्वाद ज्ञानेंद्रिय के द्वारा अधिगम को प्राप्त करता है। इस अवस्था को लर्निंग बाय लुकिंग, टचिंग, सकिंग भी इसको कहा जाता है। इस अवस्था में बालक संवेदनाओं के द्वारा मानसिक विकास को प्राप्त करता है। किसके द्वारा? संवेदनाओं के द्वारा। देखो 2 चीजें हैं, यहां तो संवेदनाओं के साथ वो शरीर का कोऑर्डिनेशन बना रहा है, यहां क्या कर रहा है, संवेदनाओं के द्वारा मानसिक विकास को प्राप्त कर रहा है, अतः इसे संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं। तो मानसिक विकास का माध्यम यहां पर क्या है, केवल संवेदनाएं हैं, ऐसे अनुभव हैं जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बालक को प्राप्त हो रहे हैं। अभी बालक का मानसिक विकास केवल इसी स्तर का हुआ है। इस अवस्था में बच्चे तात्कालिक संवेदी अनुभवों से परे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तात्कालिक संवेदी अनुभवों से परे नहीं जाते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि बालक को जो अपने सामने प्रत्यक्ष संवेदनाओं से अनुभव मिल रहे हैं, जो चीजें उसके सामने प्रत्यक्ष हैं, उन्हीं को वह स्वीकारता है, उन्हीं को वह मानता है, उन्हीं के अस्तित्व को मानता है, इससे परे वह नहीं जाता, इनके अलावा किसी चीज को स्वीकार नहीं करता। बात समझ आई? तो इस अवस्था में बच्चे तात्कालिक संवेदी अनुभवों से परे नहीं जाते हैं, केवल तात्कालिक संवेदी अनुभवों तक ही वो सीमित होते हैं, क्योंकि उनका मानसिक विकास इसी स्तर तक अभी हुआ है। जीन पियाजे ने संवेदनाओं को मानसिक विकास की पहली सीढ़ी कहा है। पीछे हमने पढ़ा था, संवेदनाओं के द्वारा ही हम सब किसी भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं। पहली सीढ़ी, पहला जो स्टेप होता है वो केवल संवेदना होती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण टर्म है इसके साथ, लेकिन इसको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है वो समझिए एक बार आप। अभी रिसेंटली मैंने पीछे कहा था कि बालक जो है, बालक क्या करता है, देखो नीचे एक बार, तात्कालिक संवेदी अनुभवों से परे वो नहीं जाता है। जो तात्कालिक संवेदी अनुभव उनसे परे वो नहीं जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु उसके सामने है, उस वस्तु को, उसके अस्तित्व को ही स्वीकार करता है, जो उसके सामने है उसे स्वीकार नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखिए कैसे, मान लीजिए बच्चा खेल रहा है खिलौने से, आपने क्या करा, उस खिलौने को उसके हाथ से हटा लिया, दूर लेके चले गए। जो ही खिलौना दूर गया, अब बालक उस खिलौने को भूल गया, बालक का खिलौने से कोई लेना देना अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खिलौना सामने ही नहीं है। तो जो चीज सामने है, जो प्रत्यक्ष में इसको दिखाई दे रही है, प्रत्यक्षण जिसका वो कर पा रहा है, उसके अस्तित्व को ही स्वीकार करता है, बाकी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। जैसे मेरे को इस कमरे में हवा है, तो इस उम्र के बालक को हवा दिखाई दे रही है क्या? नहीं दे रही, तो नहीं मानेगा भाई, नहीं होती। तो जो चीजें प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्षण में उसके सामने है, उनके अस्तित्व को स्वीकार करता है, बाकी को स्वीकार नहीं करता। इस तरह की क्षमता को, प्रवृत्ति को जीन पियाजे ने कहा है वस्तु स्थायित्व। अब ऑब्जेक्ट प्रेजेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इस अवस्था में ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व होता है या नहीं होता है? तो आपका आंसर हुआ नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो पहली अवस्था में वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्तियां, क्षमताएं बालक में नहीं होती हैं, लेकिन इस अवस्था के एंड तक धीरे धीरे बनना शुरू हो जाती है। अगली अवस्था में वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्तियां बालक में प्रकट होने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं। एक बार देखते हैं, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। यह चेतना जानकारी की जब वस्तु का प्रत्यक्षण नहीं होता है, तब उसका अस्तित्व बना रहता है का अभाव होता है। इस बात का अभाव होता है कि जो चीज प्रत्यक्षण में नहीं है फिर भी है, इस चीज का उसमें अभाव होता है, उसको वह स्वीकार नहीं करता है। अर्थात बालक में वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती। अभी बालक में यह प्रवृत्ति नहीं बनी है। बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी वह
अस्तित्व में है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे कैसे स्टेटमेंट है, वहीं से मैंने पिक किया है। नीचे लिखा था ऐसी स्थिति, ऐसी क्षमता, ऐसी अवस्था कौन सी अवस्था में होती है? तो देखो फिर से, बालक अनभिज्ञ होता है, नहीं जानता किस चीज से अनभिज्ञ होता है कि कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है फिर भी वह अस्तित्व में, इस बात से अनभिज्ञ होता है। तो किसकी जानकारी है? जो दिखती है वही है, बस इसी को स्वीकारता है, इस चीज से ही वह नोन होता है, बाकी से वो अननोन होता है। यह अवस्था करके सीखने की अवस्था है, लर्न्स बाय डूइंग। कैसे, किसके माध्यम से? विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, उनके प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से वह बालक सीखता है, इसलिए इसको करके सीखने की अवस्था भी कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास के क्रम में बालक के संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था पियाजे ने कही है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक होती है। पूर्व बाल्यावस्था की यह विशेषता होती है, पूर्व बाल्यावस्था की यह अवस्था होती है। दोस्तों, आपको अगर पूछे शेषावस्था, तो जो पहली अवस्था है वो शेषावस्था के अंदर शामिल होगी, यह पूर्व बाल्यावस्था में शामिल होगी। इसमें बालक का सजीव चिंतन विकसित हो जाता है एवं विचार बनाने की योग्यता प्रारंभ हो जाती है। सजीव चिंतन क्या है अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। विचार बनाने की प्रक्रिया, योग्यता प्रारंभ हो जाती है। बालक भाषा एवं संकेतों का प्रयोग करने लगते हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। भाषा का प्रयोग का मतलब हो गया बालक में, अभी आगे पढ़ेंगे हम भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो मैं आपको बताऊंगा कि लगभग 2 वर्ष के बालक में भाषाई विकास प्रारंभ हो जाता है और काफी हद तक बन भी जाता है। भाषाई विकास तो जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन यह 2 वर्ष में काफी हद तक पूर्ण हो जाता है और विचारों से पृथक होने लग जाता है। विचारों के साथ भाषा का विकास होता है। तो इस अवस्था में कौन सी अवस्था? पूर्व बाल्यावस्था, या फिर जीन पियाजे की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर हम वर्ष की बात करें तो 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था में बालक में भाषा का विकास होना शुरू हो जाता है, या भाषा का विकास काफी हद तक हो चुका होता है। इसके अतिरिक्त वह संकेतों का प्रयोग करने लगता है। संकेतों के प्रयोग का मतलब जैसे अल्फाबेट है, क ख ग ABCD वगैरह है, ये सारे के सारे संकेत बालक में इस अवस्था में बनने शुरू हो जाते हैं। वह संकेतों के माध्यम से चीजों को समझने लगता है। पहले वह संकेतों से नहीं समझ रहा था, केवल ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से समझ रहा था, लेकिन अब संकेतों से भी वह समझने लगता है, भाषा के माध्यम से भी वह समझने लगता है, क्योंकि भाषा का विकास भी उसमें हो गया है। तो अब बालक के समझने का, सीखने का, जानने का लेवल क्या हो रहा है? थोड़ा सा ऊपर बढ़ रहा है। इसके साथ साथ सजीव चिंतन विकसित हो जाता है। सजीव चिंतन का मतलब यह होता है कि बालक जो होता है ना, वो हर चीज को अपने जैसे सजीव मानता है और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। इसे कहा जाता है सजीव चिंतन। इसके अतिरिक्त विचार बनाने की योग्यता प्रारंभ हो जाती है। जब यह पहले की अवस्था में था तो खुद के विचार नहीं बन रहे थे। क्यों नहीं बन रहे थे? क्योंकि मस्तिष्क कितना विकसित ही नहीं हुआ था। केवल जो ज्ञानेंद्रियों से इसको अनुभव मिल रहे थे उन्हीं को स्वीकार था, उसी को मानता था। लेकिन अब थोड़ा बड़ा हो गया है तो विचार बनने शुरू हो गए हैं। आगे चलें, प्रतिमूर्ति निर्माण, इमेज फॉर्मेशन। प्रतिमूर्ति निर्माण का मतलब होता है कि इस अवस्था के बालक में मस्तिष्क में एक इमेज बनने लग जाती है। देखो कैसे बनने लग जाती है। जैसे मान लीजिए इस उम्र के बालक को आपने कहा कि कल मेले में चलेंगे, जो ही मेले का नाम लिया, अब अगर यह मेले की संप्रति से, मेले के कॉन्सेप्ट से पहले परिचित है, इसने पहले कभी फिल्म में, टीवी में या दोस्तों के माध्यम से, आपके माध्यम से मेले के बारे में सुना है, तो तुरंत इसके मस्तिष्क में इमेज बनने लगेगी। क्या इमेज बनने लगेगी? कि कल हम मेले जाने वाले हैं तो वहां पर मैं ये चीज लूंगा, इस खिलौने को खरीदूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उसको लेकर इमेज बच्चे के मस्तिष्क में बननी शुरू हो जाती है। कई बार इस इमेज फॉर्मेशन को हम व्यवहार में नेगेटिव भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं? जैसे आपने सुना होगा, छोटा बच्चा जब किसी बात को नहीं मानता है तो एक बहुत अच्छा हथियार होता है उसकी मम्मियों के पास। क्या? कि बेटा दूध पी ले, सो जा, वरना हाबू आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, हाबू कोई चीज है क्या दुनिया में? हाबू से पता नहीं सारे बच्चे डरे हैं। एटलीस्ट हमारे भारत के तो मोस्टली उत्तर भारत के सारे बच्चे हाबू से डरते हैं, लेकिन धीरे धीरे हाबू नहीं होता, ये समझ में आ जाता है। तो यहां पर जो ही हाबू का नाम लिया, बच्चे के मतलब इमेजिनेशन बन गई। क्या इमेज बन गई? कि पता नहीं एक कोई काला सा होगा, बड़ा सा होगा, खतरनाक वाला होगा, मुझे नुकसान पहुंचाएगा, मुझे खा जाएगा। क्या बनेगी मुझे नहीं पता, एक कल्पना बता रहा हूं। तो जो ही हाबू का नाम लिया, बालक के मस्तिष्क में इमेजिनेशन बनी। इस तरह की क्षमता को, इस प्रवृत्ति को कहा जाता है इमेज फॉर्मेशन या फिर प्रतिमूर्ति निर्माण।
अगला, बालक मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तब आप तथा सभी प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। बालक में जिज्ञासा का विकास हो रहा होता है, खुद का अपना तर्क थोड़ा थोड़ा बनने लग जाता है और वह नई नई चीज़ों को जानना चाहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा सवाल करता है और नई चीज़ों को जानने के लिए वह लगातार और चीज़ों को जानने की कोशिश करता रहता है। अब इसी के साथ अगली विशेषता है इस अवस्था की वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो मैंने पीछे आपको समझाया था। याद रखना पीछे मैंने क्या कहा था पहली अवस्था में कि ऑब्जेक्ट परमानेंस बालक में नहीं बनता है, वस्तु स्थायित्व बालक में नहीं बनती है। आपने उसके सामने से खिलौने को हटा लिया, अब उसको खिलौने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब जब ये थोड़ा बड़ा हो गया है तो थोड़ा बड़ा होने के साथ इसको समझ में आ गई कि खिलौना मेरे सामने था, मेरा खिलौना था, उसको हटा लिया गया है, इसका मतलब खिलौना तो है, सिर्फ मेरे सामने वो नहीं है। तो जो चीज सामने नहीं है उसको भी स्वीकार करने की क्षमता या प्रवृत्ति बालक में अब इस अवस्था में बनने लगती है। और क्योंकि इस अवस्था में यह क्षमता बनने लगती है, इसीलिए जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था को वस्तु स्थायित्व की अवस्था कहा जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज इसको कहा जाता है। इसमें क्या बता रखा है, वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है, वहां तो नहीं था लेकिन यहां बनने लगता है। बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता है, लेकिन एक चीज और है, वस्तु स्थायित्व बन जाता है, वस्तु है ऐसा वह मानने लगता है, लेकिन अभी भौतिक गुणों को लेकर इतना ज्यादा उसमें समझ नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? क्योंकि अभी भी ये बहुत बड़ा नहीं हुआ है। पहले तो स्वीकार ही नहीं करता था, लेकिन अब स्वीकार करने लगा है, मानने लगा है कि जो चीज मेरे सामने नहीं है वो भी है, लेकिन अभी उसके भौतिक गुणों को लेकर पूरी समझ उसमें नहीं बनी है। इस अवस्था के अंत में बालक किसी भी वस्तु को उसकी उपस्थिति में छिपाने पर वह उसे खोजने का प्रयास करता है। इसे जीन पियाजे ने वस्तु स्थायित्व होना कहा है। लगभग 8 माह की बालक में 8 माह की आयु में यह प्रवृत्ति प्रदर्शित होने लगती हैं। देखिए, जब बालक पहली अवस्था में था तो उसके सामने से किसी को हटा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मान लेता है वो है ही नहीं। लेकिन जब ये 8-9 महीने का हो जाता है, 1 साल का हो जाता है, अब धीरे धीरे इसमें क्या समझ आने लगती है कि जो चीज मेरे सामने है और उसको मेरे सामने ही छुपा दिया गया है, तो क्योंकि उसके सामने छुपाई गई थी इसलिए वह उसको ढूंढने की कोशिश करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो जो चीज उसके सामने नहीं छुपाई गई फिर भी उसके सामने नहीं है तो उसको भी ढूंढने की प्रवृत्ति, उसको खोजने की प्रवृत्ति बालक में बनने लगती है। तो उसके सामने छुपाने की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है 9, 10, 11 महीने से, लेकिन जब ये दूसरी अवस्था तक आता है तो जो चीज सामने नहीं छुपाई गई उसे भी ढूंढने की प्रवृत्ति बालक में पाई जाती है। इसे भी जीन पियाजे ने क्या कहा है? वस्तु स्थायित्व कहा है। प्रतीकात्मक विचार बालक में विकसित होने लगते हैं। प्रतीकात्मक विचारों का मतलब क्या हो गया? यहां पर बालक अपने विचारों को प्रतीकों के रूप में स्पष्ट या अभिव्यक्त करने लगता है। देखिए कैसे, जैसे बालक को किसी पेड़ के बारे में बताना है, पेड़ के बारे में बताना है तो वो बिना बोले पेड़ का एक चित्र बना के उसके बारे में बता देता है। बालक को कार के बारे में बताना है तो बिना बोले कार का चित्र बनाकर वह कार के बारे में बता देता है, किसी रंग के बारे में बता देता है। तो यह क्या हो गया? बालक अपने विचारों की अभिव्यक्तियों को प्रतीकों के माध्यम से बाहर अभिव्यक्त करने की क्षमता को प्राप्त कर लेता है। कौन सी अवस्था में? जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था में, जो 2 से लेके 7 वर्ष तक होती है। इसे कहा जाता है प्रतीकात्मक विकास की अवस्था। आगे चलें, अहम केंद्रवाद, ईगो सेंट्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बच्चे दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण के महत्व को समझने में सक्षम नहीं होते हैं। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब यह होता है, आप याद करो पीछे जब हम बाल विकास की अवस्थाओं को पढ़ रहे थे तब भी मैंने कहा था बालक यहां पर सेल्फ सेंटर्ड होता है, आत्म केंद्रीय होता है, मर्जी का मालिक होता है। कौन सी अवस्था में कहा था? याद कीजिए, पूर्व बाल्यावस्था में यह बात मैंने आपसे कही थी। तो बालक वहां पर क्या होता है? आत्म केंद्रीय होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। तो जब सेल्फ सेंटर्ड है
तो उसको जीन पियाजे ने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश की। उसको क्या कहा? ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रवाद। बालक का ईगो इस तरह का होता है कि वह अपने ही अस्तित्व को स्वीकारता है, अपने ही कंसेप्ट को मानता है, अपने ही विचारों को स्वीकारता है। दूसरों के विचारों को समझने की क्षमता उसमें अभी नहीं विकसित हुई, इसीलिए उसको यहां पर जीन पियाजे ने अहम केंद्रवाद कहा है। अब याद रखिए, बालक इस अवस्था में जब आपके साथ हैं, आप उसको आपकी बात मनवाना चाहते हैं, आपके विचार उसके ऊपर थोपना चाहते हैं, आपके विचारों के अनुसार वह व्यवहार करे ऐसा चाहते हैं, लेकिन क्या वह ऐसा करता है? हर स्थिति में नहीं करता है। तो नहीं करने के पीछे कारण आपको समझ में आ गया। अभी उसमें एक क्षमता ही विकसित नहीं हुई है। अभी एक बहुत रिसेंटली एग्जाम पल मुझे याद आ रहा है, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। कल एक शोरूम में मैं कुछ परचेजिंग कर रहा था, वहां पे मैंने देखा एक जेंटलमैन थे, उनकी वाइफ उनके साथ में थी, बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड मुझे नजर आए उनके रहन सहन से, उनकी वेशभूषा से, फर्स्ट अपीयरेंस से। उनके पास छोटा सा बच्चा था। यह बच्चा चल पा रहा था, मुश्किल से 1.5 साल का बच्चा होगा, 2 साल के आसपास का बच्चा होगा, 1.5-2 साल का। यह बच्चा उस शोरूम में अपने आप को अनकंफर्ट महसूस कर रहा था। जब ये दोनों खरीदारी कर रहे हैं तो यह बच्चा बार बार रो रहा है, जोर जोर से रोने लगता है। अब उसके रोने को देखकर पेरेंट्स ने एक आध बार तो उसको कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन बच्चा नहीं मान रहा। वो कुछ परचेज करना चाहते हैं, चीजें देखना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चा जोर जोर से रो रहा है। अब जो ही वो जोर जोर से रोता है तो यह देखकर उसकी मम्मी को ऐसा लगता है कि ये मेरी इंसल्ट करवा रहा है। जैसा मैंने नोट किया, मैं आपको बता रहा हूं, क्या लगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो महसूस किया, अब ये देखकर वो एकदम परेशान सी हो जाती है। हस्बैंड को देखती है, हस्बैंड इज आल्सो अपसेटेड, क्योंकि यहां स्टेटस आ गया है दोनों का। अब दोनों मिलकर बच्चे को डराने की कोशिश कर रहे हैं आंखों ही आंखों में, लेकिन बच्चा है मानने को तैयार नहीं। बच्चा और उसके अंगुली से छिड़क कर नीचे बैठता और गिर के लेट के रोने लगता है, बड़े आराम से मजे ले लेकर, धाड़े मार मार कर। अब ऐसा सीन देखने के बाद दोनों शोरूम में देखते हैं, बाकी लोग भी उनको देख रहे हैं। तो अब ये मम्मी क्या करती है, उसको मारना शुरू करती है। 2-3 उसके गाल पे उसने मिला दी। यह देखकर मुझे बड़ा विचित्र सा लगा और मैंने महसूस किया कि ये दोनों दिखने में जेंटलमैन हैं, बहुत अच्छे घराने से हैं, बाहर 15 लाख की कार से दोनों उतर के आए हैं, लेकिन दिमाग में कचरा भरा है इनके। मैंने कचरा क्यों कहा, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? दे नोज नथिंग अबाउट द चाइल्ड। उन्हें बच्चे के व्यवहार को समझना चाहिए। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां बालक क्या है, ईगोसेंट्रिज्म है। वह आपके विचारों को नहीं समझेगा, नहीं स्वीकार करेगा, उसके अपने विचारों को महत्व देगा। कहां? जब बालक 2 से लेके 7 वर्ष का है, जीन पियाजे की दूसरी अवस्था में है। फिर से देखिए, बच्चे दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण के महत्व को समझने में सक्षम नहीं होते हैं। हमें लगता है हमारी बात नहीं मान रहा, हमें लगता है जैसा हम चाहते हैं वैसा व्यवहार नहीं कर रहा। भाई अभी सक्षम ही नहीं है, थोड़ा बड़ा होने दे, थोड़ी समझ बनने दे, फिर ये फर्श पर लेट के नहीं रोएगा, तुम्हें तंग नहीं करेगा, तुम्हारी इंसल्ट कहीं नहीं करवाएगा। लेकिन अभी वो समय तो आने दो, इसको मैच्योरिटी में तो आने दो। इसे कहते हैं दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार अहम केंद्रवाद, ईगोसेंट्रिज्म। आगे चलते हैं। अहम केंद्रवाद के कारण बालक जीववाद में लिप्त हो जाता है। देखो जीववाद का मतलब क्या है, पीछे मैंने सजीव चिंतन आपको कहा था, उसको जीववाद भी कहा जाता है। जीववाद में लिप्त हो जाता है मतलब जीववाद ईगोसेंट्रिज्म है, अपने आप को ही मानता है, अपने विचार को ही स्वीकार करता है, हर चीज का अस्तित्व प्रकृति अपने जैसी मानता है। इसलिए वह अब उसका विचार किस तरफ जाता है, सजीव चिंतन की ओर। सजीव चिंतन की ओर का मतलब क्या हुआ, क्योंकि वह स्वयं सजीव है, उसको पीड़ा होती है, वह बोलता है, उठता है, चलता है, फिरता है, यहां से वहां जाता है, इसलिए वह अन्य चीज को भी अपनी जैसी मानता है। तो फिर आप क्या करते हैं, इस उम्र का बालक जब घर में दौड़ते दौड़ते गिर जाता है, घुटने छिल जाते हैं, वह रोने लगता है, तो आप क्या करते हैं, किसने मारा तुझे? वो बोलता है इस गेट ने मारा, इस गेट के मेरा पैर टच हुआ था और मैं गिर गया। मम्मी आती है, डंडा लेती है और गेट को मारती है 2-3। जो ही गेट को 2-3 मारती हैं, बच्चा हैप्पी हो जाता है, खेलना शुरू कर देता है। पता है क्यों? क्योंकि बालक के मन में यह विचार है कि जैसे मैं सजीव हूं, मुझे दर्द हुआ, मैं गलती करता हूं, मैं दौड़ता हूं, वैसे ही ये गेट भी सजीव है, यह गलती करता है, इसने गलती की, मुझे गिराया, इसकी मार पड़ गई, बस इट्स ओके, काम खत्म। क्योंकि खुद का स्वार्थ करा रहा है, अपने आप का वजूद चाहता है, अपने विचारों को सर्वोत्तम मानता है। इसीलिए बालक में यहां सजीववाद या जीववाद या सजीव चिंतन की प्रवृत्ति को विकसित होता है। कनेक्शन किससे है उसका? ईगोसेंट्रिज्म में कनेक्शन है। देखते हैं।
जीववाद में बच्चे के अनुसार चिंतन करने की सभी चीजें उन्हीं की तरह सजीव होती हैं। वे निर्जीव वस्तुओं में सजीव जीवन की कल्पना करता है, निर्जीव चीजों में भी सजीव की कल्पना करता है। पिछली बार एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बालक बोलता है, देखो सूर्य मेरे पीछे पीछे आता है। अच्छा मुझे बताओ, क्या बालक के पीछे पीछे सूर्य आता है, हाँ या ना? आप सोच के देखो, अपने आप को छोटा बच्चा मानो और फिर ऐसा महसूस करो, आप छत पे गए, सूर्य आपके पीछे पीछे है, आप गली में गए, वहां भी सूर्य आपके पीछे पीछे, आप खेत पे गए, वहां भी सूर्य आपके पीछे पीछे, आप बाजार में गए, सब आप जहां भी गए बिल्कुल सन आपके पीछे पीछे आ रहा है। तो बच्चे ने क्या गलत कहा? बच्चा कहता देखो मेरी परछाई मेरे पीछे पीछे आती है। तो क्या गलत कहा बच्चे ने? जब भी सनलाइट में है तो उसकी परछाई उसके पीछे पीछे आती है। पता है ऐसा क्यों बोलता है? ऐसा इसलिए बोलता है कि बालक उस परछाई को, उस सूर्य को अपने जैसा मानता है। वह मानता है कि मैं चल रहा हूं, यह भी चल रहा है। इसको कहा जाता है सजीव चिंतन, जीववाद या सजीव चिंतन। एक बार बालक कहता है कि सूर्य मेरे पीछे पीछे चलता है, तो यह बालक का सजीव चिंतन कहलाता है। एक और महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स इस अवस्था की है दोस्तों, अंतः प्रज्ञात्मक विचार की अवस्था। अंतः प्रज्ञात्मक विचार क्या होता है? बच्चा यह जानने का प्रयास करता है कि चीजें जिस रूप में हैं वे वैसे ही क्यों हैं, जैसे आकाश नीला क्यों है, वृक्ष कैसे बड़े होते हैं इत्यादि। और यह क्षमता बालक में 4 से लेकर 7 वर्ष में विकसित होने लगती है। तो देखो यहां पर एक सीक्वेंस है। बालक पहले अपने अलावा किसी चीज को स्वीकार नहीं करता, जो दिखता है सामने है वो उसी को मानता है, बाकी को वो नहीं मानता। लेकिन थोड़ा बड़ा होता है तो वह मानने लगता है कि नहीं, जो नहीं दिख रहा वो भी दुनिया में है। थोड़ा और बड़ा होता है तो वह मानने लगता है कि मेरा जो विचार है, मैं जैसा हूं वैसी बाकी चीजें होती हैं। तो फिर सजीव चिंतन उसमें हो जाता है। थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ने लगती है, मानसिक क्षमताएं और बढ़ने लगती हैं। जब मानसिक क्षमताएं बढ़ती हैं, जिज्ञासाएं बढ़ती हैं, चीज़ों को जानने की इच्छा बढ़ती है, तो वह इस दुनिया में जो चीज़ें हैं उनके अस्तित्व को लेकर, उनकी स्थिति को लेकर उसमें प्रश्न बनने लगते हैं। वह जानना चाहता है कि यह आकाश नीला है तो नीला क्यों है, पेड़ हरे हैं तो पेड़ हरे क्यों हैं, सूर्य निकलता है और वापस चला जाता है तो ऐसा क्यों होता है। तो इस तरह के प्रश्नों का वह जवाब जानना चाहता है कि जो चीज जिस स्थिति में है वह वैसी ही क्यों है। इस तरह की क्षमता, इस तरह के विचार, इस तरह की मानसिक योग्यता, इस तरह का संज्ञानात्मक स्तर बालक में जब बन जाता है तो जीन पियाजे ने इस क्षमता को, इस प्रवृत्ति को कहा है अंतःप्रज्ञात्मक विचार की अवस्था। एक और महत्वपूर्ण केंद्रीकरण की प्रवृत्ति या संरक्षण की प्रवृत्ति, कंजर्वेशन इसको कहा जाता है। देखिए क्या है कंजर्वेशन, अर्थात एक घटना को समझने के लिए किसी विशेषता या पक्ष पर ध्यान देना। जैसे एक बालक बड़े गिलास में जूस पीने की जिद करता है, एक छोटे चौड़े गिलास की तुलना में एक लंबे व पतले गिलास को वरीयता देता है, जबकि दोनों ही गिलास में समान मात्रा में जूस होता है। देखिए कंजर्वेशन क्या होता है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति क्या होती है, समझाता हूं मैं आपको। इस प्रवृत्ति में बालक के मस्तिष्क में जो विचार होते हैं, उसमें जो समझ होती है वो यह होती है कि जो स्थिति, जो रूप उसने देखा है उसी को वह स्वीकार करता है, उसके अलावा दूसरी स्थिति को वह स्वीकार नहीं करता है। जैसे बालक को एक गिलास में पानी भरा गया, हम यहां समझते हैं, ये बालक को एक गिलास में पानी भरा गया, इतना पानी। अब उससे कहते हैं कि यह पानी है, लेकिन इसी पानी को हम एक बोवेल में या चौड़ी कटोरी में डाल देते हैं, तो अब क्या होगा, यही पानी जब बोवेल में है, कटोरी में है, तो क्या होगा, इसका लेवल अभी तो यहां तक है लेकिन वो यहां तक हो जाएगा, क्योंकि बोवेल क्या है, कटोरी क्या है, चौड़ी है, धरातल उसका सरफेस चौड़ा है। तो बालक क्या करेगा, बालक बोलेगा नहीं, जो ये गिलास वाला पानी था ना ये ज्यादा है, मुझे तो वही चाहिए, ये जो कटोरी है ना ये वाला मुझे नहीं चाहिए। जबकि यहां पर है क्या, दोनों में पानी बराबर है। यही एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश की है कि बालक ने किसी बड़े गिलास में जूस को देख लिया, अब उसको उसी गिलास में जूस पीना है। अगर उस गिलास के जूस को किसी दूसरे चौड़े बर्तन में डाल दिया जाता है तो वह बोलता नहीं ये कम है, इसकी क्वांटिटी वो नहीं है जो पहले वाले में थी, मुझे तो वही चाहिए जो पहले वाला था, जो बड़ा वाला था। इस तरह की प्रवृत्ति को जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में कहा है दोस्तों केंद्रीकरण की प्रवृत्ति या संरक्षण की प्रवृत्ति या टेंडेंसी ऑफ कंजर्वेशन।
अब देखो, आप इन सारी चीजों को लेकर बहुत डीपली समझने की आवश्यकता है। बालक में ये सारी प्रवृत्तियां रोज दैनिक जीवन में आपको दिखाई देती हैं, आप देखते हैं, तो इन चीजों को वहां जोड़कर आप समझेंगे तो बहुत बेटर समझ में आएगा। आगे चलते हैं। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, कंजर्वेशन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंत में प्रारंभ होकर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रारंभ तक प्रदर्शित होती हैं। मैंने पीछे भी कहा था कि ये जो चीजें होती है एग्जैक्ट नहीं होती कि साहब 7 साल खत्म, तो यह इस तरह का विचार, इस तरह की प्रवृत्ति भी खत्म, क्योंकि व्यवहार में है भाई, मानसिक विकास के साथ में है, संज्ञान के साथ में है, तो चीजें आगे पीछे चलती रहती हैं। लेकिन जिस प्रवृत्ति की मात्रा को, उसके व्यवहार को जहां ज्यादा देखा जाता है, हम उसको उसी अवस्था में रखते हैं। हो सकता है इस तरह का व्यवहार अगली अवस्था में भी थोड़ा बहुत प्रकट हो, क्योंकि अचानक तो बंद नहीं होगा ना, धीरे धीरे बंद होगा, धीरे धीरे बदलाव आएगा, धीरे धीरे स्तर और लेवल बदलेगा। तो यहां पर ये जो प्रवृत्ति होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंत में प्रारंभ होती हैं और यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रारंभ तक प्रदर्शित होती है और आगे जाके धीरे धीरे यह प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि बालक को अब समझ में आने लग जाता है कि भाई जूस तो वही है, सिर्फ गिलास बदला है। इसलिए कोई बात नहीं, अगर ये गिलास नहीं मिलता तो बोवेल का जूस, बोवेल का पानी मुझे पी लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी समझ बालक में दोस्तों बन चुकी होती है। तो इस प्रकार दूसरी अवस्था हमने डिस्कशन की। आज 2 अवस्थाओं को लेकर हमने चर्चा की दोस्तों। पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पहली अवस्था 0 से लेकर 2 वर्ष तक, दूसरी अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक। दोनों ही अवस्थाओं में जो तथ्यात्मक चीजें हैं वह तो आप याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं वो आपको जान के रखनी है। क्या कि बालक जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसकी मानसिक क्षमताएं बढ़ रही हैं। इन मानसिक क्षमताओं के चलते उसकी जो परिवेश है, बाहर की चीजें हैं, इसको लेकर समझ में बदलाव आ रहा है। जब यह छोटा है तो किसी एक चीज को लेकर उसकी समझ अलग है, थोड़ा और बड़ा हो गया तो समझ में बदलाव आया, थोड़ा और बड़ा हो गया तो और समझ में बदलाव आया। तो जैसे जैसे बालक बड़ा हो रहा है इसकी समझने की क्षमताओं में उच्चता या गुणवत्ता आती रहती है और बालक बाहर की चीजों को उसी हिसाब से समझने शुरू कर देता है, संज्ञान में लेना शुरू कर देता है। इस प्रकार लगातार बढ़ते हुए परिवर्तनों को जो बालक के व्यवहार में दिखाई देते हैं, जीन पियाजे ने कहा संज्ञान में होने वाले परिवर्तन, और क्योंकि यह परिवर्तन विकासात्मक होते हैं, उच्च स्तर की ओर जाते हैं, परिपक्वता की ओर जाते हैं, इसलिए इन्हें कहा संज्ञानात्मक विकास। कि जैसे जैसे बालक बड़ा हो रहा है यह परिवेश के साथ, बाहरी चीजों के साथ इंटरेक्शन कर रहा है और जिसके परिणाम स्वरूप बालक की क्रियाओं के फलस्वरूप बालक के संज्ञान की क्षमताओं का विकास हो रहा है। तो दोस्तों यहां तक हमने 2 अवस्थाओं को लेकर समझने की कोशिश की। अगली क्लास में हम इसके बाकी आगे की 2 अवस्थाओं को समझेंगे। आप इन सारी चीजों को एक बार ठीक से समझ के इस उम्र के जो कोई बच्चे आपके परिवार में हो, आपके पड़ोस में हो, जहां कहीं भी हो, उनके व्यवहार को नोटिस करने की कोशिश करना और उनके व्यवहार को नोटिस करने के साथ इन संपत्तियों के साथ जोड़कर देखने की कोशिश करना कि क्या बालक में वस्तु स्थायित्व है या नहीं है, बालक ईगोसेंट्रिज्म है या नहीं है, क्या बालक सजीव चिंतन करता है या नहीं है, क्या बालक प्रतीकों के द्वारा चीजों को प्रकट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या बालक के सामने छोटे बर्तन और बड़े बर्तन का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है या नहीं देता है। अगर इन चीजों को थोड़ा प्रैक्टिकली आप बच्चों के साथ व्यवहार में देखकर समझ लेंगे तो मुझे लगता है ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं परमानेंट आपकी लाइफ में स्थायी हो जाएंगे। और ऐसा समझना जरूरी भी है दोस्तों, क्योंकि जो कंटेंट मैंने आपको शेयर किया, यहां से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप 100% सोल्व कर दोगे, यहां एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग वाला कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, जहां कोई भी शब्दावली ऐसी नहीं हो जो यहां मैंने चर्चा की, हमने उसके अलावा कोई नई टर्मिनोलॉजी आ जाए, कोई नया एग्जाम्पल आ जाए, कोई नई सिचुएशन आ जाए, तो वहां उसको हैंडल करके उसको समझकर आपको अवस्था का नाम पूछा जाएगा, तो फिर वहां आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसीलिए मेरा ऐसा आपके साथ ये आपको सलाह है मेरी आपके लिए कि आप बच्चों के साथ इस व्यवहार को देखने की कोशिश करें। अगर ऐसा कर लेंगे तो फिर आपकी समझ परमानेंट बन जाएगी और फिर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे कोई इश्यू नहीं, हम सारे के सारे सोल्व कर देंगे। यहां से हर एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। जीन पियाजे का जो कॉन्सेप्ट है, यहां से 1, 2 कई बार 3 क्वेश्चन भी एक ही एग्जाम में बनते हैं। ऐसा कोई एग्जाम आपके बाल विकास से संबंधित नहीं है जहां जीन पियाजे का क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा गया हो। बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्यों है ये भी आप जान लो। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बालकों को सिखाने का काम करेंगे शिक्षक बनने के बाद। हम जब टीचर बनेंगे बालकों को सिखाएंगे तो बालकों को सिखाने की प्रकृति तो हमें पता हो कि किस उम्र के बालक के सीखने की प्रवृत्ति कैसी है, इस उम्र का बालक किस तरीके से सीखता है, कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ सीखने संबंधी बालक में है, तो हमें इन चीज़ों का पता हो। इसलिए इस कंसेप्ट की वैल्यू बढ़ाने के लिए यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसी डिस्कशन के साथ आज हम विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में जहां हम बात करेंगे इसी की अगली 2 अवस्थाओं को लेकर। तब तक के लिए थैंक्स।